Good morning. Hello and welcome to Surajbha Mahila Arts College, Nadiyad for the National Seminar on the Challenges and Impact of NEP on Grantinate Colleges, sponsored by NAEC and IQAC. Our college is an A-grade arts college as per NAEC accreditation. It is the place where mother and daughters, housewife and sister-in-law get the education together under one roof. Our institute has a daycare center. There are instances of a married girl coming with her kid and not only continuing her study but securing university rank. In the sector of rural education, this institution reaches out the villages and provide door-to-door education. I feel honored to be associated with such a prestigious college. Welcome Professor Yogesh Singh sir. Now I would like to request our visionary principal Dr. Hasif Mehta to come over the stage and greet all the dignitaries on the dais with his welcome word. नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय महाराज। हमारे मध्यकाल के नरसिंह मेहता ने लिखा है सर गुजराती में कि नानू सरखू गोकुल मारा वाले वैकुंठ की दूरे। बहुत छोटी सी कॉलेज है हमारी, छोटी से भी छोटी। गुजराती में अग्रवाल साहब गुजराती में एक मुहावरा है बहुत जाना माना, दुकान छे सांकड़ी ने चा बने छे फांकड़ी। तो छोटी है लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे दिलो दिमाग से, हमारे हृदय से, हमारा जो हौसला है उसमें कोई छोटापन नहीं है। क्योंकि ये हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दिकरियों की, लेडीज की, वुमेन्स की कॉलेज है। और हम देख रहे हैं ये जो हमारा 2020 का और 21 का और 21वीं सदी का जो डेकोट है उसमें हमारा जो स्त्री सशक्तिकरण है वो कितना आगे बढ़ रहा है। अगले कई युगों से ज़्यादा ये समय, ये स्त्री सशक्तिकरण का, वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे अच्छा और बढ़िया और सबसे गतिमान तेज समय चल रहा है। ये समय में आप सबके साथ हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर विचार गोष्ठी के लिए हम सब जब इकट्ठा हुए हैं, तो मेरे पूरे कॉलेज परिवार की ओर से हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर योगेश सिंह सर, प्रोफेसर अग्रवाल सर, प्रिंसिपल डॉक्टर अय्यर सर, हमारे अपने हमारे मैनेजमेंट के, हमारे नडियाद के और पूरे भारत के प्रिंसिपल एसोसिएशन के कई वर्षों तक प्रेसिडेंट रह चुके हुए ऐसे प्रिंसिपल सुभाष ब्रह्मभट्ट सर, और आज हम जिसकी बदौलत यहाँ खड़े हैं, हम सब बैठे हैं, गुजरात के विजनरी IAS, हमारे नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के फर्स्ट एंड फाउंडर वाइस चांसलर, हमारे फ्रेंड और फिलोसोफर, मार्गदर्शक तो है ही, ऐसे हमारे चेयरमैन श्री कुलीन चंद्र याज्ञनिक सर। अभी मैंने योगेश सिंह सर को बताया कि याज्ञनिक सर तो ये है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है अभी ही इज ओनली 96, तो 94 वर्ष में हम क्या कर सकते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। वो आके यहाँ बैठे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें कुछ बताएंगे, संबोधन करेंगे। मैं सोच रहा हूँ
कि 96 वर्ष में हम क्या कर रहे होंगे। फिर मेरे मन ने मुझे कहा कि अरे मूर्ख, पहले ये तो सच सोच कि तुम होंगे कि नहीं। तो ये समय में इतने सारे डिग्निटीज, इतनी सारी प्रतिभा यह कॉलेज को मिली है। मुझे ये बहुत आनंद है, मुझे ये बहुत गौरव है सर कि ये हमारी कॉलेज है लेकिन कॉलेज नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हम जिसे इन्वर्टेड कॉलम में कॉलेज कहते हैं, हम जिसको कॉलेजियन कहते हैं, वो बच्चियाँ, वो स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ वो स्टूडेंट हैं जो 12वीं पास करके 10 बरस, 5 बरस, 7 बरस से पशुपालन कर रही हैं, गांव में बैठी हैं, वो ड्रॉप आउट है कई वर्षों से। ऐसे ऐसे स्टूडेंट को हमारी फैकल्टी जाके मेंटरिंग करके उसको थोड़ा समझा के यहाँ पढ़ाने के लिए ले आती है। अभी सुबह बताया मैंने सर को, स्टार पायल सर को, कि 50 से ज़्यादा हमारी स्टूडेंट जो छोटे बच्चे वाली माताएं हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, आप कहीं पर भी जाओ, आपको घोड़ियाघर किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा सिवाय ये अपनी कॉलेज। तो बच्चियों के लिए, बच्चियों के लिए ऐसे सुंदर परिसर में जो हायर एजुकेशन का पार्ट यहाँ चल रहा है, उसमें अब कौन सी नई चैलेंजेस हैं। और वो चैलेंजेस तो पूरे भारत को है, क्योंकि नया कुछ सीखना है और हमें सीखना है जो सीखने की आदत छोड़ चुके हैं। लेकिन और पूरे भारत में, और ये कॉलेजेस जो ग्रांटिंग एज है, जो अनुदानित है, जो सपोर्ट से खड़ी हुई है, ऑलरेडी उसको सपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम है। ये सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये पूरा सिनारियो ऐसा है कि इसमें अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम कैसे हम संभाल सकेंगे, यही चिंता में, यही दुविधा में हम आज गोष्ठी के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। मुझे बहुत आनंद है कि ये गोष्ठी के लिए मैं ढूंढ रहा था को मैं किसको विनती कर लूँ कि सर आ जाओ। और स्टार पायल सर, मैं ये भी सोच रहा था कि किसी नज़दीक वाले को बुलाऊं, और मुझे सबसे नज़दीक वाले मिल गए डॉक्टर योगेश सिंह जी। और यही दिल्ली से ही आ रहे हैं, ज़्यादा दूर तो है, आज सुबह ही आए हैं सर। लेकिन मैं ऐसा कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने बात की, हाँ सर हम पहुँच जाएंगे, अभी आ जाएंगे, इतने बजे आ जाएंगे, हम आ चुके हैं, कोई फिक्र नहीं, फटाफट जैसे मेरे बगल में से कोई आ रहा है मेरा परिचित, ऐसे ये सब आ रहे हैं। तो गुजराती में एक बहुत बढ़िया हमारे कवि ने लिखा है, संजय भाई, हूँ नानो तू मोटो ए ख्याल जगत नो खोटो, आ नानो ते मोटो एवो मूर्खो करता गोटो, खारा जळनो दरियो भरियो पण तरस्या ने तो, खारा जळनो दरियो भरियो मीठा जळनो लोटो पर तरस्या ने तो लोटो लागे दरिया थी मोटो। तो ये सर हमें दरिया जैसे दरिया दिली सर मिले हैं, हमारा ये सौभाग्य है। हम ऐसे हैं ना, गुजराती हैं हम लोग, तो व्यापार वाले हैं ना वसंत भाई। कोई अपनी उंगली दोगे तो क्या करेंगे हम। हाँ, तो योगेश सर संग आए हैं, हम आज सोच रहे हैं कि आज तो वो यहाँ है, अब हम सोचो कि हम वहाँ कब जाए। आज उनसे प्रॉमिस लेंगे कि हमारी बच्चियों को आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुलाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाओ। ऐसा हो सके तो अच्छा है, नहीं हो सके तो हम पीछे तो पड़े ही रहने वाले, क्योंकि गुजराती है जो है। थैंक यू सो मच सर, आप सबका हार्दिक स्वागत है, हमारे डिग्निटीज का स्वागत है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। थैंक यू। Thank you very much, sir. Now it's time to welcome our guest with a spirit of Atithi Devo Bhava national tradition. We will welcome them with a symbol of knowledge, a book. So I request to our seminar coordinator, Dr. Hamilton Maida, welcome the chairman of opening ceremony, Shri Queen Chandra Yagnik, and chief guest Professor Yogesh Singh sir.
Thank you to our chairman and chief guest for accepting our token of love. Thank you, sir, for doing the honor. Now, I request our economics faculty, Riddhi Yagni, to welcome our guest of honor, Shri Subhash Brahmbhatt, and our expert speaker, Professor Suresh Agrawal. Thank you very much, ma'am, and thank you very much, sir, for accepting our token of affection. Now, I would like to request our economics faculty, Trupti Rajput, to welcome Honorable Principal Star Payal Iyer and also Vasit Mehta, Principal of the prestigious institution and chairperson of this seminar too. Thank you very much, ma'am. As we all know that all the auspicious functions always start with lighting the lamp. This custom has deep intellectual and spiritual significance. So I request all the dignitaries to come for lighting the lamp. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दिवा देवे देवा पाशी उजेड पडे विष्णू पाशी माझा नमस्कार सर्व देव देवतां पाशी ये ग लक्ष्मी बैसवादे माझं घर तुला साधे घरातली इडा पिडा बाहेर Thank you all the dignitaries. Now I would like to welcome Professor Yogesh Singh sir for the inaugural and keynote address. Good morning. Am I audible? Yes. Thank you. आज के कार्यक्रम में आए फॉर्मर वाइस चांसलर नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी श्री याग्निक साहब जी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सुभाष ब्रह्मभट्ट, प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश, MTS यूनिवर्सिटी बीकानेर, हसित मेहता जी, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, other respected delegates of the seminar, faculty members and my dear students.
Good morning to all of you. Very good morning. अभी उन्होंने बोला कि वो दिल्ली से आ गए, बात तो ठीक है, लेकिन मुझे गुजरात आना ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने दूसरे घर में आया, क्योंकि मुझे बहुत गुजरात से और गुजरातियों से प्यार मिला। मैं करीब 3.5 साल से थोड़ा ज़्यादा समय तक MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर था, और मैंने जितना भी गुजरात को देखा, गुजरात को समझा, उससे ज़्यादा मुझे गुजरात से प्यार मिला। मैं उसके लिए हमेशा बहुत ही आभार व्यक्त करूँगा। तो इसीलिए जब दक्षेश भाई का मुझे फ़ोन आया कि नाडियाड में एक कार्यक्रम है, आप कुछ समय दीजिए, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा मुझको जाना चाहिए, और इसी कारण से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आपने बुलाया, बहुत बहुत आभार आप सबका। यहाँ आने पर हमेशा ही अच्छा लगता है। और आज का जो विषय है ना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस पर बहुत सारी बात पूरे देश में हो रही है। न जाने कितने इस पे सेमिनार हो गए, कितनी सारी चर्चा हो गई, कंसल्टेशन हो गई, और एक पक्की बात है कि सबका मन बन गया कि अब ये आगे, और अब ये इम्प्लीमेंट होनी ही है। प्रश्न ये है कि कैसे होनी है, कितनी होनी है, क्योंकि इसका बहुत सारा स्वागत सबने किया, शायद उसमें बुरा कहने को था भी कुछ नहीं, लेकिन बात क्या है, प्रश्न उठता है कई बार मन में कि क्या ये सही है, क्या इसकी ये जो दृष्टि दे रही है वो सही है, क्या ये जमीन पे ठीक से चल पाएगी, क्या व्यवहारिक रूप से ये सक्षम है, क्या भारत का 21वीं सदी में कुछ भला कर पाएगी, क्या इसकी आवश्यकता है, और कितना इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ग्रांट एंड इंस्टीट्यूशंस, उनको कितनी इसके लिए सपोर्ट और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम सबके मन में आते हैं, और बहुत स्वाभाविक भी हैं ये। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इन सभी प्रश्न जो हमारे मन में आते हैं, इसका जो उत्तर है वो हाँ है, क्योंकि इसकी एक आवश्यकता है, और आज पूरा देश काम कर रहा है। हर विश्वविद्यालय अपने अपने तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं, और उसको सही से अगर इम्प्लीमेंटेशन उसने नहीं की हमने, तो इसका कोई खास फायदा होने वाला भी नहीं। आप ये देखिए, बहुत सारे लोग, हम बात करते हैं मैकॉले सिस्टम की बात भी करते हैं, और उसको थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं, पर आप एक बात तो देखिए ना, वो मैकॉले सिस्टम 6 पेज का डॉक्यूमेंट था, लेकिन उस 6 पेज के डॉक्यूमेंट को ब्रिटिशर्स ने जो चाहा वैसा इम्प्लीमेंट किया, और जिस चीज के लिए किया उसने उसको 100% रिजल्ट भी दिए। उसका काम ऑफिसर्स बनाना था, उसका काम अच्छे एक ऑफिशियल्स, क्लर्क्स, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तैयार करना था, उसने किए। जहां जहां पर सही तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता थी, वो ब्रिटिशर्स ने करी। हमें उसकी तारीफ भी उनकी करनी चाहिए। हमारा जो भी पुराना सिस्टम था, अच्छा था, बुरा था, कम अच्छा था, इससे ऊपर जाकर उन्होंने उसको सही तरीके से अपने तरीके से इम्प्लीमेंट किया, अपने हित में किया, नहीं किया, कितना किया, वो एक डिबेट का विषय, उसमें आज जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं। तो आज हमारे पास भी एक डॉक्यूमेंट है, अगर वो कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक फैन को खबर कर, अगर वो कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। और लेकिन सवाल ये है कि इसमें इसकी भाव क्या है और इसकी भावना क्या है, और वास्तव में जरूरत भी क्या है। ये तो आएगा ना, कोई भी चीज इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें पहले अपने मन को समझाने की जरूरत है कि ये आवश्यक कितनी है, और इसको किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करें। अभी क्या हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉन्वोकेशन था, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी यहाँ वहाँ पर आए, फरवरी के महीने में हुआ। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही उस दिन। उन्होंने कहा कि जो सितंबर 11 को अमेरिका में घटना हुई, जब 2 टॉवर्स थे, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर्स पे जहाज टकराए, आप सबको मालूम है, दो जहाज टकराए। एक था यूनाइटेड एयरलाइंस का, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 11, और दूसरा था यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 175। ये 2 जहाज थे, एक दोनों एयरलाइंस अलग थी, और उन्होंने जो कुछ तबाही करी हम सब जानते हैं। लेकिन जिन्होंने वो हाई जैकर्स जो थे, वो तो सारे पढ़े लिखे लोग थे। उसमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ग्रेजुएट नहीं था। 2-3 इजिप्ट के थे, यूरोप के 1-2 देशों से थे, किसी ने जर्मनी में पढ़ाई की थी,
कोई डॉक्टर था, आर्किटेक्ट था उसमें, यानी अच्छे पढ़े लिखे तथाकथित जो डिग्री है जिसके लिए हम इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज काम करते हैं, वो सब उनके पास थी। उसके बावजूद उन लोगों ने, उनको ये दया भी नहीं आई, उनको ये दर्द भी नहीं आया और उन्होंने वो 2 वर्ल्ड ट्रेड टावर उड़ा दी। तो उसमें कमी क्या थी? और सबकी उम्र भी कुछ खास नहीं थी, 20 से लेके 33 वर्ष। एक 33 वर्ष का था, बाकी 20 से लेके 25-26 तक सारे थे। लेकिन उसके बावजूद यदि उन्होंने किया तो कोई शिक्षा तो फेल हुई ना। उनके अंदर कमी क्या थी? डिग्री थी, नंबर थे, मार्क्स थे, सिस्टम था, सब था उनमें। उनके अंदर संस्कार नहीं थे। उनको ये पता ही नहीं था कि ये जो तबाही वो कर रहे हैं वो कितनी सही है और कितनी गलत है। शिक्षा उनको ये बताने में असमर्थ रही, तो शिक्षा तो फेल हुई। इतनी बड़ी घटना, एक उदाहरण है ये तो इस बात का। लेकिन क्या इस पर शिक्षा में काम हम करते हैं? वैसे करने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए अभी हसीब भाई ने एक आध पोएम बताई, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि अच्छे शिक्षित व्यक्ति का मतलब क्या। किसी पोएट ने बहुत अच्छा कहा कि किसी के दर्द को देख के जो आह निकल जाती है, किसी के दर्द को देखकर जो आह निकल जाती है, यही बात इंसान को इंसान बनाती है। हमारी जो शिक्षा है इस पर बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं। सारा का सारा सेटअप, इसी कारण से जब डेफिनेशन की बात आती है, एरिस्टोटल ने डिफाइन किया शिक्षा को बहुत अच्छे तरीके से किया कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू लिव टुगेदर। अब आपने अभी हसीब भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हम गांव में जाते हैं, जो बच्चियां पढ़ नहीं पाती उनको लेकर आते हैं, मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि वो आगे पढ़ें। कितनी अच्छी बात है कि आप किसी व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं और परिवर्तन आता भी है। शिक्षा से लाया परिवर्तन स्लो तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन स्थायी परिवर्तन है और आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन शिक्षा का पर्पस जो है वो समझकर सही तरीके से इम्प्लीमेंट तो करना है ना। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वही बात है कि उन्होंने टावर गिराई, कोई दूसरा गिराएगा, कोई किसी के मन को गिराएगा। तो इस पर शिक्षा नीति बात काफी करने का प्रयास करती है। तो जो एरिस्टोटल की डेफिनेशन तो एक थी, मेरे को एक डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है जो भारत में बहुत सारे परंपरा में हमको मिलती भी है कि शिक्षा का काम क्या है? समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। चाणक्य ने इसको अलग तरीके से कहा। उसने कहा कि एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड, एन एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड यूथ। शिक्षा में वो ताकत है कि वो सुंदरता को और आपके यूथ को, दोनों को परास्त कर सकती है अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है। तो उस शिक्षित व्यक्ति की पूरी अवधारणा पर कैसे काम हो, आज 21वीं सदी में इसकी चिंता करने की बहुत आवश्यकता है। एक कवि हैं बहुत अच्छे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन पोएट हैं। उनकी बहुत अच्छी एक पोएम है कि वाइज टू गो बिफोर आई स्लीप, वाइज टू गो बिफोर आई स्लीप। वो बोलते हैं कि एजुकेशन इज द एबिलिटी टू लिसन टू ऑलमोस्ट एनीथिंग विदाउट लूजिंग टेम्पर और सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं सलीके से करेंगे, तहजीब से करेंगे और गुस्सा नहीं हो जाएंगे, टेम्पर नहीं लूज करेंगे अपना। अगर आप वो लूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ठीक से शिक्षा में ट्रेनिंग नहीं हुई। और इन सब चीज पर अभी तक भारत के विश्वविद्यालयों में बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया, क्योंकि हमारा जो टोटल सिस्टम है ये मार्क्स बेस्ड सिस्टम जो चला, और उसी कारण से जब दीनदयाल जी ने कहा, एक उन्होंने थ्योरी दी थी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की, कि मन बुद्धि शरीर आत्मा, मन बुद्धि शरीर और आत्मा 4 हिस्से हैं। तो शिक्षा को काम मन पे भी करना चाहिए, शिक्षा को काम बुद्धि पे भी करना चाहिए, शिक्षा को काम शरीर पे भी करना चाहिए और आत्मा पे भी करना चाहिए। अभी हम किस पे काम करते हैं? आप बहुत सारे अध्यापक बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे हैं, आप सोचिए ना हम किस पे काम ज्यादा करते हैं। और बात है डेफिनेशन की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, उसका क्या मैसेज है कि मन की करो, किसी की मत सुनो, है ना? यही मैसेज है कि मन की करो, किसी की मत सुनो। अब ये मन की करना बड़ा डेंजरस कॉन्सेप्ट है। वैसे मन की करो बड़ा डेंजरस कॉन्सेप्ट है। मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं यार मन की करना मैं शुरू करता हूँ तो कई बार अनएथिकल हो जाता हूँ, एट टाइम्स इलीगल हो जाता हूँ और कभी कभी क्रिमिनल भी हो जाता हूँ। मन तो करता है कि गुस्सा आए तो किसी को पीट दो, थप्पड़ लगा दो, पर बुद्धि ऐसा करने नहीं देती। बुद्धि कहती है नहीं अच्छी बात नहीं है, किसी को मारना नहीं है। बुद्धि रोकती है। ये क्यों रोकती है बुद्धि?
क्योंकि बुद्धि समझाने का प्रयास करती है कि ये जो सोशल सिस्टम है इसमें ये ठीक नहीं है जो आप करने जा रहे हो। मन तो बहुत कुछ करता है। तो इस कारण से, क्योंकि अब जो है नई जनरेशन जो मेरे बैठे हैं, हम सबको ये समझाया दिखाया जाता है कि भाई मन की करो तो सब ठीक है। हमारे पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो भी कोई खास बात नहीं, टीचर्स जो कह रहे हैं इनको तो समझ ही किसी चीज़ की नहीं है, हमको अपने मन की करनी चाहिए। लेकिन मन की करनी क्या, इस पर जो है चिंता बात तरीके से शिक्षा में कोई होती नहीं। लेकिन मैसेजेस फिल्म के माध्यम से, मैसेजेस समाज के माध्यम से बड़ा क्लियर सा जाता है कि नहीं जी नहीं, हमें किसी की नहीं सुननी, फॉलो योर पैशन। अब पैशन किसको कितना मालूम है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक हॉबी और प्रोफेशन में फर्क होता है। मेरे को लगता है मेरी हॉबी है, अब कहते हैं हॉबी को प्रोफेशन बनाओ, पर क्या उसके स्टेप्स क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, कैसे होगा, ये एक बहुत विचारणीय सा प्रश्न है। और जो शिक्षा में आज हमारा क्या सिस्टम है अभी तक का, जो मैं बताता हूँ कि हमारा पूरा जोर है कंपटीशन पे। 3 शब्दों में हमारी शिक्षा चलती है, कॉम्पीट, कॉम्पीट एंड कॉम्पीट। लेकिन दुनिया में जब आते हैं, काम करने आते हैं, संसार, समाज, देश अपेक्षा क्या करता है हमसे, कोलैबोरेट, कोलैबोरेट एंड कोलैबोरेट। अपेक्षा है कोलैबोरेशन की, ट्रेनिंग है कंपटीशन की, कसूर उस बच्चे का बना देते हैं, कसूर उस बच्चे का बना देते हैं। बच्चे को कहा कि जो छोटा बच्चा स्कूल में आता है और एक असाइनमेंट बनाएगा तो माँ भी उसको कहेगी क्या कि बेटा दोस्त को मत दिखाइए, तेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। तो वो पहले दिन से उसके मन में भाव आ जाता है कि इस दोस्त को नहीं बताना, दोस्त के लिए एक अच्छा भाव का निर्माण नहीं किया हमने, एक सेल्फिश इंसान की तरफ हमने बढ़ा दिया सिस्टम को। और जब वो सेल्फिश इंसान बन रहा है, उसका क्या कसूर है इसमें? हम उसको यही तो कह रहे हैं कि जो ग्रेड है वो इतना इंपॉर्टेंट है, और सच बात भी है, मार्क्स है, एडमिशन है, सब में वही तो लगना है। तो जो कंपटीशन से कोलैबोरेशन की तरफ अगर लेके जाना है इस सिस्टम को, कैसे जाएगा, उसका क्या तरीका होगा, इवैल्यूएशन करने के क्या पैरामीटर होंगे, तो इस माइंडसेट जो कोलैबोरेशन का है वो कैसे बनेगा, ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। इम्प्लीमेंट करते हुए हम कैसे करेंगे, ये हम सब शिक्षा से जुड़े लोगों को सोचने की आवश्यकता है। एक और बात है जो शिक्षा नीति कई बार कहती है कि भारत में रोट लर्निंग, रट्टा बहुत सारा लगाया जाता है, बहुत सारा रटना पड़ता है चीज़ों को। अब रटना तो देखो पड़ेगा ही ना बच्चों को। बच्चों को क्यों कसूर कहते हो? क्योंकि पेपर कोई बनाता है, पढ़ाता कोई है, चेक कोई और करता है, रिजल्ट कोई और बनाता है। यानी एक सिस्टम मतलब गुरु शिष्य परंपरा तो है ही नहीं ना। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको इवेल्युएट नहीं कर रहा, वो कोई और बना रहा है। तो रटना तो उसमें पड़ी गया। तो जो कंसेप्चुअल लर्निंग है, जो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं कि कंसेप्चुअल जो लर्निंग है वो कैसे आएगी, इसी कारण वो कहते हैं कि 2035 तक भारत में सभी इंस्टीट्यूशंस को डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं उस चैलेंज पे नहीं जा रहा, लेकिन बात तो ठीक है कि मैं अगर टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी क्लास को, तो इवेल्युएट मुझे ही करना चाहिए, उसी तरीके से करना चाहिए। पर इसमें प्रिजम्पशन है कि टीचर्स को अपना मॉरल और एथिकल एक स्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि टीचर ही उस पर उतर आए, और टीचर से अपेक्षा भी नहीं की जाती। उनके कसूर को समाज माफ भी नहीं करता अगर टीचर्स ज़्यादा इस तरह का काम करते हैं। उनको तो पार्शल नहीं हो सकते हैं, इम्पार्शल नहीं रहना चाहिए। पर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हम सबको डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे? लेकिन चीज़ अच्छी है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत अच्छी है कि गुरु शिष्य परंपरा तभी होगी ना, मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं जो कुछ कह रहा हूँ अगर मैं ही इवेल्युएट नहीं करूँगा स्टूडेंट को, तो रटने की प्रवृत्ति तो बनेगी ना। और भारत के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा इससे नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा जो नुकसान है, एक मेरे को भी घटना ध्यान आ रही है कि 2011 में एक येल इंडिया प्रोग्राम था लीडरशिप का, उसमें कुछ वाइस चांसलर्स को भारत की सरकार ने येल यूनिवर्सिटी यूएस में भेजा, तो मैं भी उसमें से एक था। तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात हुई, वो कह रहे थे कि हमें बड़ी चिंता है आजकल कि हमारे देश में पिछले सदी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई और रिसेंटली सर्विस इंडस्ट्री भी अमेरिका से शिफ्ट हो गई। तो अगर अब हमें अपने देश में बच्चों के लिए नौकरी और अच्छा भविष्य देना है, तो हमें 3 शब्द बचा सकते हैं, ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी एंड रिसर्च, इनोवेशन। हमको इन 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। यदि अमेरिका को हर 15 साल में इनोवेट करके नया विश्व को नहीं देगा, तो हम ब्राइट अमेरिका जो है और राइट अमेरिका जो है ये हम रख नहीं सकते। हमको ये करना पड़ेगा। तो मैं सोचने लगा यार, तीनों चीज़ें तो हमारे पास भी कहाँ हैं। सर्विस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी भी नहीं है,
सर्विस इंडस्ट्री हमारी ठीक है कि 54% का कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, लेकिन वो थोड़ी पोरस भी है, उसके अपने चैलेंजेस हैं। तो हमें भी तो ये चीज़ें चाहिए तीनों, ओरिजिनल वर्क, इनोवेटिव वर्क। तो नया काम करना वो कब होगा जब ये रटने की जो प्रवृत्ति है कि वो टीचर टॉट जो है वो एस्टैब्लिश होकर यदि हम नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, नई टीचिंग पेडागॉजी नहीं आएगी तो इसका भी कोई असर होने वाला नहीं है। तो इसी कारण से इस पर अभी जो एक कई सारी टीचिंग पेडागॉजीज पे बात होती है। एक होती है फ्लिप क्लासरूम कॉन्सेप्ट कि बच्चे को हम क्या करें, पहले वीडियो दे दें 10 मिनट का वीडियो जो आपने पढ़ाना है क्लास के अंदर 2 दिन पहले दे दें। एक्सपेक्टेड क्या है उस बच्चे से कि वो उसको सुनकर आएगा, अच्छे से 2-3 बार सुन के आएगा। जब वो क्लास में आ रहा है तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन है उसके पास। अब आप उसको डिस्कशन में लाओ, डिबेट में लाओ, एग्जाम्पल से जोड़ो, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट बनाओ जिस कारण से उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो, ना कि आपने रटना लगाया। होम्स लॉ की डेफिनेशन सबको मालूम है, रट ली अच्छे से, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है हमको मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं कि उसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि डेफिनेशन से नंबर मिल जाते हैं अच्छे से। जिसने इधर उधर की डेफिनेशन तो नंबर भी कम हो जाते हैं। इससे बाहर आने की आवश्यकता बहुत बड़ी है, नहीं तो इसका कोई खास परिणाम हमको मिलने वाला नहीं है। सिर्फ ये कि 3 साल की एजुकेशन 4 साल की हो गई, ये थोड़ा बढ़ गया, वो तो थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, पर जो मूलभूत है अगर हमें उसको करना है तो इस कारण से ये एक टीचिंग पेडागॉजी है फ्लिप्ड क्लासरूम कि तब स्टूडेंट के साथ आप डिस्कस कीजिए उसको। अभी देखिए स्किल्स की बात है कि स्किल होनी चाहिए। अब पढ़ना और लिखना सबसे बड़ी स्किल है, पढ़ना लिखना बोलना। अभी लिखने पे हम अभ्यास स्कूल में कराते हैं, पर कितना कराते हैं हम जानते हैं कि बच्चा आता है तो लिख नहीं पाता, ठीक से बोल नहीं पाता भाषा को। तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जिंदगी में काम आने वाली सबसे बड़ी स्किल्स हैं, लेकिन हमने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान सिस्टम देता नहीं है। और उसको भी रट कर, मुझे भी ध्यान है, मैं स्टूडेंट जब था तो हमें एस्सेज थे, पता था 10-20 एस्से में से एक आना है, तो उसको रट लेते थे अच्छे से एस्सेज को और एक्सपर्ट हो जाते थे। लेकिन एक्सप्रेशन पे काम, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे काम हमारा हुआ नहीं। इस कारण से क्या होता है, प्लेगरिज्म के इश्यूज आ जाते हैं और हम उस भाषा में काम करते हैं जो हमारी नहीं है। इस कारण से और एक तकलीफ एडिशनल हमारे को मिलती है। तो जो ओरिजिनलिटी है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ये शिक्षा नीति देगी और उसको देना भी चाहिए। एक और बात आती है कि आज बहुत बात होती है, दिल्ली में भी है, बाकी जगह भी, कि बच्चे परेशान हैं, उनको खुश रहने के तरीके सिखाने चाहिए। ठीक बात है ना, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि खुश रहने के तरीके सिखाने चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर और खासकर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जब कोई बच्चा सुइसाइड कर लेता है तो समझो कि पूरी शिक्षा फेल होती है। उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर फेल हो जाता है, सारे टीचर्स फेल हो जाते हैं कि अगर हमने बच्चे को ये सिखाया ही नहीं कि उसको एड्रेस कैसे करना है ये सब कुछ। आप सोचिए, मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, इससे पहले मैं दिल्ली की एक टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है उसका वाइस चांसलर था। तो एक बार एक स्टूडेंट डॉक्टर मेरे पास आए और एक स्टूडेंट साथ में आया उनके, वो बहुत परेशान था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इसको लेकर आया, आप बात करो। उनका बेटा क्या हुआ? वो कहता है सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन है मैं सुसाइड कर लेता हूँ। मैंने कहा क्यों, तकलीफ क्या है? घर से पैसे आते हैं? उसने कहा हाँ सर पैसे तो पूरे आते हैं। पापा कहाँ है? दुबई में है। तो और क्या दिक्कत है? मैंने कहा मार्क्स कम आए क्या? कहता हाँ सर थोड़े से कम आए हैं मार्क्स, पर चलो वो भी कोई बात नहीं। कितने आए हैं? कहता सर 87% आए। तो मैंने कहा 87% बहुत अच्छे आए, तुम इतने ब्रिलियंट बच्चे हो, जेई पास करके आए हो, क्यों दुखी हो? कहता है सर वो मेरा ना रूम पार्टनर है, वो रात को ना देर तक पढ़ता है और मेरे को रात को देर तक पढ़ा नहीं जाता, तो मेरा मन करता है कि मैं उसको पीट दूंगा। मैंने कहा क्यों, तुम्हारा रूम चेंज कर देते हैं, फिर अगर ऐसी कोई बात है तो तुमको पीटने की क्या जरूरत है? कहता नहीं सर मेरे को ना बड़ी जेलसी होती है उससे, मुझे लगता है इसकी तो पिटाई कर ही देनी चाहिए। मैं रूम चेंज कर देते, कहता नहीं सर रूम नहीं चेंज करना है, वो होशियार बच्चा है, मैंने रहना तो उसके साथ ही है, पर मुझे ना जेलसी कंट्रोल करना नहीं आता, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। तो खैर डॉक्टर्स ने उसकी मदद करी, हमने उसको स्पोर्ट्स में लगाया, कुछ किया, और आज जब वो बच्चा पिछले साल पास आउट होकर निकला, आपको हैरानी होगी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करता है और बहुत बड़ा उसके पास में पैकेज भी है, बहुत अच्छा कर रहा है। अब जब हमने पेरेंट्स को फ़ोन किया तो वो भी एड्रेस करना नहीं चाहते थे, वो भी इसी सिस्टम से निकले हैं। उन्होंने कहा कि आप ही देख लो, मेरे पास तो ना टाइम है ना समझ है इस चीज़। तो
तो ऐसी परिस्थिति में अगर बच्चा निकल जाए, क्योंकि खुश रहना सिखाना, पर टीचर्स कब सिखाएंगे जब वो खुद खुश रहेंगे। ये बात ठीक है ना, टीचर्स खुद खुश होंगे, जो खुश होगा वही तो सिखाएगा किसी को। मानते हो ना ये बात? और हम भी इसी सिस्टम से निकले, हमें नहीं आता खुश रहना, तो हम कैसे सिखाएंगे? तो टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उनको भी सबसे पहले खुश रहने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। भाषण का प्रभाव पड़ता नहीं बहुत देर तक, पड़ता किस बात का है कि आप करते क्या हैं। इसीलिए हमें क्या है कि जब प्रीमियम देना है ना, सेल्फिशनेस को प्रीमियम नहीं देना किसी बात। जो टीचर्स बैठे हैं, क्या होता है, मैं जब पढ़ाता हूँ, जैसे बच्चे आते हैं, कई बच्चों की आदत होती है आप कॉपी बाकी है तो वो फटाफट आपके पास आएगा, जी मेरे नंबर कम लगे हैं इसमें, 5 नंबर आपने दिए हैं, 8 लेने चाहिए थे, ऐसा होता है ना। तो मैंने बहुत बार क्या किया कि ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई हो जाते हैं थोड़े दिन में, उन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स लगा दो। सपोज उसके 22 आ रहे थे, आपने 26 दे दिए। अब आप उसका रिएक्शन देखिए क्लास में क्या होता है, वो देखेगा कॉपी, ऐसे करेगा और रख लेगा पास, दोस्त को भी नहीं दिखाएगा, और मेरे पास तो आएगा ही नहीं कि 4 नंबर के लिए उसने अपना ईमान चला गया ना, 4 नंबर के लिए ईमान की सर कम कर देंगे, नंबर तो बढ़ेंगे नहीं। लेकिन यदि आपके पास कोई ऐसा बच्चा आ जाए कि सर आपने ज्यादा नंबर दे दिए गलती से, उस बच्चे का रिकॉग्निशन होना चाहिए और उसके पूरे नंबर आपको कर देने चाहिए। ये होता है प्रीमियम देना उसकी गुडनेस पे। लेकिन उसे पता है कि सर ऐसा करने वाले तो है नहीं, नंबर कट जाएंगे, तो उसकी गुडनेस तो गई हवा में। हमने उसके अंदर ये भाव का आइडिया का निर्माण कर दिया कि इसको छुपा ले, और वो छुपा लेता है उसके बाद उस छोटी सी चीज को। तो इस पर कैसे प्राध्यापकों की ट्रेनिंग हो, ये शिक्षा नीति तो प्राध्यापकों के लिए ज्यादा है, बच्चों के लिए कम है, उसके बाद आएगा बच्चों को इफेक्ट इसका। इसी कारण से, और हमको ये याद देखो ह्यूमिलिटी जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना चाहिए कि अभी क्या होता है, जो एक एकेडमिक एरोगेंस है, वो जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं और जो हमारे बच्चे हैं जो टॉपर्स हैं क्लासेस के, उनके अंदर एक एरोगेंस आ जाती है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। पर हमेशा हम याद रखिए कि याद रखना चाहिए कि वो शख्स जो झुककर तुमसे मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। तो जो ह्यूमिलिटी है उसको यदि हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। मैं क्योंकि मेरे को 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस को में काम करने का और उसका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होने का मौका मिला जो इस देश के बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। उसमें से बहुत सारे बच्चे ना, उनको सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी को 1.25 करोड़ का, किसी को 1.5 करोड़ का, ऐसा 10-10, 20-20 बच्चों को मिलता है। तो मैंने ऐसे वाइस साहब से सोचा कि ऐसे बच्चों से बात करनी चाहिए, इनका ये किस तरह के बच्चे हैं इनको समझना चाहिए। जिसको 1.25 करोड़ का, 1.5 करोड़ का पैकेज मिला है, तो कंपनी ने भी तो इनमें कुछ देखा होगा, नहीं दिया है। मैं बात करता हूँ ऐसे बच्चों से, तो एक बच्चे से मैं अपनी बातचीत सुनाता हूँ, ज़्यादातर की ऐसी सी है। इसीलिए मैं आपको, क्योंकि वो क्यों बात करना चाहता हूँ कि वो ब्राइट माइंड है देश का, हर तरह का कंपटीशन फेस कर आया है, वो हर तरह से उसने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, तभी तो वो आया और उसको दिया। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा ये जो 1.25 करोड़ का तुमको पैकेज मिला है साल का, ये तो बहुत है, क्या करोगे इस पैसे का? तो सोचता रहा। उसने कहा कि सर करना तो क्या है, ऐसा करूँगा एक कार खरीद लूँगा, बड़ी सी कार खरीदूंगा। मेरे को बहुत अच्छी बात है कार, तो और क्या खरीदोगे, कार के बाद भी बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो उसके पास थोड़ा सोचता रहा। उसने कहा ऐसा सर मकान खरीद लूँगा। मैंने कहा इससे मकान खरीद के क्या करोगे? कह रहा जी मेरे को तो और समझ नहीं आया। तो मैंने कहा कि मैं मकान खरीद लूँगा। चलो नहीं खरीदता आप कह रहे हो तो। मैं कहा फिर क्या करोगे? उसके पास जवाब नहीं था, तो मैंने उसकी मदद करी। मैंने उसको कहा कि थोड़ा इसमें से अपने पेरेंट्स को दे दो, पेरेंट्स को दे दो थोड़ा। कहता सर उनको तो जरूरत ही नहीं, हमारे घर की तो फाइनेंशियल कंडीशन का आपको आइडिया नहीं है, उनके पास बहुत है, उनको मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। तो मैंने एकदम सोचा कि बेटा पैसा तो भी आया नहीं है, मेरा तो पहले हो गया, पर मैंने कहा पेरेंट्स को दोगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनको देना। उसने कहा सर उनको जरूरत है ही नहीं मेरे पैसे की, आपको वैसे ही लग रहा है। मैंने उसको फिर से पुश किया, तो उसने कहा चलिए सर मैं सोच लेता हूँ। हाँ तो नहीं कही मुझे, तो उसने कहा मैं सोच लेता हूँ देने की। यानी जो बच्चा अपने पेरेंट्स को देने को तैयार नहीं है, उसको तो वो और किसको देगा? पर मेरी भी हिम्मत देखो, मैंने उसको कहा कि इसमें से कुछ हमें दोगे क्या? कहता सर आपका तो बनता ही नहीं कहीं से, आपका तो बनता है। मैंने कहा क्यों, हमारा क्यों नहीं बनता?
कहता है सर देखिए कंपटीशन था, मैं 8वीं के बाद से कोचिंग में गया, 4 साल कोचिंग करी, खूब मेहनत करी, पढ़ाई करी। जब दूसरे बच्चे टीवी देखते थे तो मैं पढ़ता था, खूब मेहनत करी, तो इसमें आपका क्या है? इसमें कुछ नहीं है। कहते कंपटीशन दिया तो मैं आ गया आपके इंस्टीट्यूशन में। अब यहाँ पर भी मैंने बहुत पढ़ाई करी, फोकस्ड रहा मैं सब तरह से, तो इसमें भी आपका क्या इसमें है? मैं तो फोकस था, इसलिए मैं आया। कंपनी आई, उसने टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिया, डिबेट डिस्कशन किया और मैं कॉम्पीट करके सब में निकल के आया। तो उसका जो वो अहम का और एकेडमिक एरोगेंस का भाव एकदम निकल के आया कि मैं उससे निकल के आया हूँ, उसमें आपका क्या है? तो जो बच्चा अपने को अपनी सक्सेस का सोल प्रोप्राइटर मानता है कि इस सक्सेस का मैं ही हूँ, वो माँ बाप तक को क्रेडिट ठीक से देने को तैयार नहीं है, तो देश को क्या देगा? मैंने फिर कई बार बात करता हूँ तो ऐसे मैंने कहा देखो 10 लाख की तो फौज है जो देश ने खड़ी कर रखी है तुम्हारे लिए, क्योंकि बॉर्डर सेफ है तो आप पढ़ पाए। ये टीचर्स हो गए, ये इतना सारा सिस्टम है, सड़क है, सब है, ये देश तुम में इन्वेस्ट करता है। देश तुम में इन्वेस्ट करता है, इस भाव का निर्माण शिक्षा में कब होता है? कभी भी नहीं होता। उसको लगता है कि मैं ही अपनी सक्सेस का सोल प्रोप्राइटर हूँ। वो देश का ब्राइट माइंड है, कल को ये बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाएंगे, कल को ये देश की पॉलिसी बनाएंगे, तो उसमें इम्पैक्ट उसका कैसे आएगा आप जानते हैं, और आता भी है, अभी भी आता है इस चीज का। इसमें काम करने की जरूरत है शिक्षा को, कि क्रेडिट जो है उसकी जो सक्सेस है वो अकेला आदमी नहीं हो सकता कभी भी। इतने सारे लोगों का परिश्रम लगता है, इतने सारे लोगों की इच्छा लगती है, अच्छी भावना लगती है, तो एक व्यक्ति का निर्माण होता है। इसीलिए एक हरिओम पवार है, हिंदी के बहुत अच्छे पोएट भी सुनाएंगे कि अरे हम कर्जा खाए बैठे हैं अपनों की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। लेकिन वो भाव जो है न शिक्षा में है न घर में है, और जो बच्चा निकल के आ रहा है ब्राइट माइंड इस देश का, जिसने कल को नेतृत्व देना है इस देश को। मैं कोई बहुत पुरानी घटनाएं थोड़ी सुना रहा हूँ, आज कल परसों अभी की भी सुना रहा हूँ ये सारी घटनाएं। इस माइंडसेट पे स्कूल से लेके और आगे तक काम करने की जरूरत है कि आप अपनी सक्सेस के अकेले भागीदार नहीं हो सकते। पहले दिन से जब आप पैदा हुए हो, देश आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट को अच्छे तरीके से लेना चाहिए उनको, मतलब सबके सहयोग, ये जो सहयोग की भावना है। इसीलिए मैंने कहा बड़ी पेनफुल जर्नी है, कंपटीशन से कोलैबोरेशन, इस पर जो है हमको काम करना चाहिए, क्योंकि भारत को जो है लीडर्स भी चाहिए, हर एरिया के लीडर्स चाहिए, वो वर्चुअस लीडर्स चाहिए, टॉक्सिक लीडर्स नहीं चाहिए। क्योंकि जो टॉक्सिक लीडर्स हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, संस्थानों का भी नुकसान करते हैं, देश और समाज और काल का भी नुकसान करते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मैं आपको 4 शब्द देता हूँ। कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, करेज, कंपैशन, ये 4 शब्द आप जरा सोचिए कि मनों में सोचो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, किसी व्यक्ति में कौन सा होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। एक लीडर में चारों होने चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कंपैशन भी होना चाहिए, कमिटमेंट भी होना चाहिए, करेज भी होना चाहिए, नहीं तो लीडर किस बात का। लेकिन इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, और कोई चीज नहीं है तो कितना डैमेज करता है। आप 2 पर्सनैलिटीज को तुलना कर लीजिए, अब्राहम लिंकन और हिटलर की। अमेरिकन क्या बोलते हैं, अमेरिकन का सर्वे कीजिए, सारे अमेरिकन को बोलिए कि 3 बेस्ट राष्ट्रपति कौन से हुए, तो वो बता देंगे कि एक में एक नाम अब्राहम लिंकन का जरूर होगा, उसके अंदर एक नाम अब्राहम लिंकन का जरूर होगा। आप देख लीजिए कम्युनिकेशन में हिटलर को कितने दोगे 10 में से? 10 आउट ऑफ 10। बोलता था तो रोक टेकड़े करता था। अब्राहम लिंकन तो साधारण थे कम्युनिकेशन जैसे होते हैं, उसको खास नहीं था, नॉर्मल से थे। उसके बाद क्या, कमिटमेंट, हिटलर का कमिटमेंट कम तो नहीं था, जो भी उसकी थॉट प्रोसेस थी 10 नहीं दोगे, 8 दोगे, उसको थोड़े से अब्राहम लिंकन को भी दे दोगे, 6-7 दे दोगे, उससे ज़्यादा नहीं दोगे। इसी तरह से तीसरा है करेज। हिटलर वर्ल्ड वार करा दी, इतना करेज था उसके अंदर, कम से कम अब्राहम लिंकन से तो ज़्यादा ही था। लेकिन क्या नहीं था, कंपैशन। कंपैशन में हिटलर 0 था, अब्राहम लिंकन 7-8 तो कंपैशन, यानी करुणा का भाव। आप जो बोले कि हम गांव में जाके बच्चों को लाते हैं यहाँ पे, ये जो करुणा का भाव है, इस भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो भाव है ये लीडर में नहीं होगा तो वो लीडर बहुत अच्छा लीडर नहीं हो सकता, भले अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। कई बार वो बड़े खतरनाक होते हैं जिनमें करुणा का भाव नहीं होता।
क्या शिक्षा संस्थानों में और विश्वविद्यालयों पे इस पे काम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षा नीति इसकी बात करती है और प्रयास करती है कि आने वाले समय में हम इस पर काम करें। इसी कारण से हमको अच्छाइयों को बोना सिखाना चाहिए। आपको हर स्टेप पे प्रीमियम अच्छाई को देना चाहिए, बुराई को नहीं देना चाहिए। और जो बच्चा छोटा छोटा भी अच्छा काम करता है ना, उसको अप्रिशिएट करने की आदत डालनी चाहिए। और जो नहीं करता है उसको फिर उसको मना करना चाहिए, ताकि बचपन से स्कूल से वो भाव निर्माण हो। हम जब कहते हैं कि जब बच्चा विश्वविद्यालय से बाहर आए तो सिविलाइज माइंडसेट हो। सिविलाइज माइंडसेट का मतलब यही तो है कि किसी के दर्द को देख के उसका दर्द का एहसास हो। वरना कुंवर बेचैन साहब की बहुत अच्छी लाइनें हैं कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े होना, कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े होना, जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा अड़े रहना। मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाइयों से वाकिफ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना। आप ये देखो, कितनी बार होता है किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आप मिलकर आते हैं तो मजा नहीं आता। अरे यार कुर्सी तो बड़ी थी, आदमी छोटा बैठा हुआ था। कुर्सी तो बड़ी थी लेकिन उस पर आदमी छोटा बैठा हुआ था। आपके विद्यार्थी के लिए कोई कल ऐसा न सोचे कि कुर्सी तो बड़ी थी, आदमी छोटा बैठा हुआ था। आपके लिए कोई ऐसा न सोचे। इस भाव का निर्माण करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत बड़ी अपेक्षा है। इसी कारण से हमको बड़े होकर बड़े रहना सिखाना चाहिए। बड़े होकर कैसे बड़े रह सकते हैं? नहीं तो हम सबके जीवन में आप सोचिए, बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बड़ी कुर्सी पे थे पर मिलके मजा नहीं आया कि ये तो छोटा आदमी बैठा हुआ था। इसी कारण से जो शिक्षा है उसके तीनों कंपोनेंट जो है, नॉलेज है उसके अंदर स्किल्स हैं और उसके अंदर एटीट्यूड है। एटीट्यूड पे तो हम कम करते ही नहीं है, तो मैंने सारा एटीट्यूड पे बोला अभी तक, है ना, सारा एटीट्यूड पे बोला जो एक कंपोनेंट है, जो पिलर है उसका। दूसरा है स्किल्स। स्किल्स पे भी हमें काम बहुत करना चाहिए। पर हर शिक्षा में पढ़ना, लिखना, बोलना, अच्छाई और बुराई की समझ रखना बहुत बड़ी स्किल है। ये स्किल केवल लेथ मशीन चलाना नहीं है, स्किल केवल ये भी नहीं है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर सकते हैं, वो स्किल हैं। पर मैं कह रहा हूँ जो लाइफ लॉन्ग स्किल्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं। इसी कारण से जब हम करिकुलम बनाए, हमने भी दिल्ली विश्वविद्यालय का एक मॉडल करिकुलम बनाया, इस साल से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमने एक वर्टिकल पूरा दिया इस पर एटीट्यूड बिल्डिंग पे, वैल्यू एजुकेशन पे। दूसरा स्किल्स का दिया कि हर सेमेस्टर बच्चे को 2-4 एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर कुछ नहीं होगा, सब कुछ करिकुलम ही है। आप अगर एक बच्चों की टीम बनाते हो कि आप गांव में जा रहे हैं, बच्चियों को लेकर आ रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उनको उसका क्रेडिट दीजिए ना। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि क्रेडिट, तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ करिकुलम का। एक वर्टिकल होगा करिकुलम में ये स्किल्स का, उसके बाद होगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो आप पढ़ रहे हैं, और एक हो गया कि इलेक्टिव्स जो हैं, ज़्यादा इलेक्टिव्स बच्चों को, ये स्टूडेंट सेंट्रिक बच्चे अपने हिसाब से करें। जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी की भी बात कर रहे हैं, किसी को मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिजिक्स नहीं समझ आती है, तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेना अलाउड होना चाहिए। अभी तक नहीं था, लेकिन अब ये जो डिसिप्लिन, जो कोर्स डिसिप्लिन की हम बात कर रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी में, ये हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में चौथे साल में हम आपको मेजर माइनर देंगे। यदि आपने कहा कि मैं मेजर फिजिक्स में कर रहा हूँ तो माइनर आप साइकोलॉजी में भी कर सकते हैं। मेजर फिजिक्स में कर रहा हूँ, माइनर आप पॉलिटिकल साइंस में भी कर सकते हैं। मेजर पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो माइनर आप किसी और मैनेजमेंट में कर सकते हैं। यानी अपने इंटरेस्ट से, अपनी विधा से आपको गाड़ी जो है एक ही प्लेट उस पर न चले, ट्रैक पे ट्रैक चेंज करना, मल्टीपल ट्रैक्स आपको मिलना, इस तरह की सुविधा, फ्लेक्सिबिलिटी हमको देनी चाहिए। और अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का भी जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है बहुत जल्दी आ जाएगा, तो वो भी लगभग ऐसा ही आने वाला है। आपको आपके विश्वविद्यालय भी जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हर पिलर पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस शिक्षा नीति में एटीट्यूड और स्किल्स तो बिल्कुल हमारे मतलब अलग हुए, उस पर ध्यान है नहीं सिस्टम में, केवल मार्क्स पे ध्यान है, ग्रेड्स पे ध्यान है और डिसिप्लिन स्पेसिफिक पे ध्यान है। उसी कारण से बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं जो कि एड्रेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पुरानी शिक्षा नीति ने डॉक्टर्स नहीं दी, ऐसा भी नहीं है कि इंजीनियर्स नहीं दी, ऐसा भी नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स नहीं दी, ऐसा भी नहीं है कि फिलोसफर्स नहीं दिए, ऐसा भी नहीं है कि स्कॉलर्स नहीं दिए, सब दिया है इसने, ऐसा थोड़ी ध्यान नहीं दिया है। लेकिन और भी बहुत चीज़ें हैं जिस पर फोकस करने की आवश्यकता है। देश को उसकी कमी महसूस होती है। अदरवाइज देखिए ना, 75 साल की आज़ादी हो गई, आज देश की चिंता करने वाले कम हो गए, अपनी चिंता करने वाले बढ़ गए।
क्योंकि जो संविधान लिख रहे थे ना लोग, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन करके जाते हैं। उनको पता ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा आज़ादी का आंदोलन चला कि वो तो सब देश प्रेम से इतने भरे हुए थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 75 साल में ये हालत होने वाली है कि तो अपनी अपनी चिंता, मतलब इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड मानव हम तैयार करके दे रहे हैं, उसको अपनी चिंता है, उसके कारण किसी का कितना भी नुकसान कर सकता है। और आप ये सारा लॉजिक, रैशनैलिटी खत्म हो जाती है जब आपका जरा सा स्वार्थ आ जाए, तो आपकी पूरी रैशनैलिटी अलग, आप आर्गूमेंट अलग, तब तो आपको सारा दोष अपने प्रिंसिपल में नजर आएगा, जरा सा आपका खुद दब गया। कारण है उसका, हमारे को उस तरह की ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। इस पर काम करना, वर्कशॉप कराना, सेमिनार्स कराना, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी इसलिए भी तो है कि 2047 में, बस मैं 1-2 मिनट और लेता हूँ, 2047 में 100 वर्ष की आज़ादी हो जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि तब भारत विकसित हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि तब भारत विकसित होगा कैसे कि 10% का ग्रोथ रेट हमको 25 साल चाहिए, तो भारत विकसित होगा, गरीबी से बाहर हो जाएंगे, हो भी जाएंगे। मैं भी मानता हूँ ऐसा, भारत विकसित भी होगा, पैसे वाला भी होगा, ताकतवर भी होगा, वैभवशाली भी होगा, सब होगा। और भारत ये सब तो पहले भी था, हम तो वो देश है जो पहले भी उस समय के पैरामीटर्स में विकसित थे। तब हमने हर 20 वर्ष में एक आक्रमण झेला, और कितने युद्ध हारे ये हिस्टोरियंस पे छोड़ता हूँ, मैं नहीं बोलता ऐसा, पर सच तो है ना, इतने सारे हमने युद्ध हार गए। तो 47 में जब भारत वैभवशाली होगा, ताकतवर होगा, तो ये जो आज पीढ़ी यूनिवर्सिटीज में है ना, और जो आएगी आने वाली, ये तब देश की प्रोमिनेंट पोजीशंस पे होगी। उस समय देश चलाने की इनकी जिम्मेदारी होगी, और जो आदमी जितना ताकतवर होता है उतना खतरे में होता है, जो देश जितना ताकतवर होता है उतना खतरे में होता है। उसके चैलेंजेस बहुत अलग हैं। अगर हम वो चैलेंजेस के हिसाब से आज नहीं बदलेंगे, तो 47 में ये सब हो भी गया, तो इसको संभाल कहाँ पाएंगे, पहले कहाँ संभाल पाएंगे। इस पर तो बात होती कभी नहीं है देश में, क्योंकि संकोच हो जाता है कि हम इतने सारे युद्ध हार कैसे गए। ये देश 2000, 4000, 10,000, 20,000 लोगों से पिटा और हारा है, लंबे समय हारा है, एक आध बार भी नहीं, गलती एक बार होती है। कारण क्या है, देश के प्रति भाव ही नहीं। ऐसे लोग तैयार करना जो देश की चिंता करें, उनको अपनी चिंता नहीं होनी चाहिए, देश की होनी चाहिए। देश तो फिर उनकी चिंता कर ही लेगा, ये बहुत समृद्ध देश है, इसकी चिंता जो करते हैं उनकी ये करता है, चिंता करेगा। तो 47 के जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में सबसे बड़ा है देश, जितने लोग पॉलिसी पे बैठेंगे, जितने लोग ताकतवर पोजीशन पे बैठेंगे, उनके अंदर राष्ट्र के प्रति बहुत प्रेम का भाव हो, उसका निर्माण हो, उसका पौधा उनके मनों में लगाने की आवश्यकता आज है। और जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं वो है, ये सब ताकतवर पीढ़ी उस समय होगी जब भारत, हमारी पीढ़ी उसको वैभवशाली बना के जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमिक टर्म्स में हम ताकतवर भी बन के जाएंगे, और जीडीपी साइज भी हमारा जो सरकार चाह रही है उतना होगा, क्योंकि बहुत सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे पहली पीढ़ी ने मेहनत करी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छा है, होगा। पर संभालने का काम जो है उसको देखो, शिखर पे पहुंचना उतना मुश्किल नहीं होता जितना शिखर पे स्थायी होकर रहना होता है। कहते हैं ना, वाइस चांसलर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि उस पर टिक के अच्छे काम करना, उस पर टिकना, अच्छे काम करना। ये वैसी बात है, वाइस चांसलर तो मैंने वैसे एग्जाम्पल दिया, किसी भी चीज के लिए ट्रू है। टीचर बनना उतना मुश्किल नहीं है, अच्छे टीचर बनकर टिकना ये सबसे मुश्किल काम है। इसी कारण से, इसीलिए ना याद रखना, जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी ही खतरे में होती है ना, जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। भारत ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, खतरे भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए शिक्षा नीति पे जब भी हम काम करें, इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए हर पिलर पर बात करेंगे, काम करेंगे। टीचर्स का मन पहले बदलें, फिर विद्यार्थियों का मन बदलेगा। बिना टीचर्स का मन बदले ये काम ठीक से होगा नहीं। यहीं पर हमको मूल रूप से वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और टीचर्स को अपने कॉन्फिडेंस पे लेके करना चाहिए। हमारे डीयू में बहुत झगड़ा हुआ कि वर्कलोड कम हो जाएगा। मैंने कहा इतना छोटा क्यों सोचते हो, कौन तुम्हारे को नौकरी से निकालने वाला है। यानी टीचर यदि वर्कलोड से ही बाहर नहीं आएगा तो वो नया काम कैसे सोचेगा, कि मेरा वर्कलोड क्या होगा, मुझे नया सब्जेक्ट तैयार करना पड़ जाएगा। अगर नया सब्जेक्ट तैयार करना पड़ जाएगा तो क्या हो गया, आप राइट माइंड से तभी तो आए यहाँ पे। सिर्फ कॉम्प्लेसेंसी आप में आ गई, इतनी तो बात है, आप कर पाएंगे, वो हिम्मत देना। और एक और लास्ट, बस मेरा प्रॉमिस, मैं हर जगह जाता हूँ तो अपने
बच्चों स्टूडेंट जो होते हैं उनसे भी टीचर से एक ही प्रॉमिस चाहता हूँ कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में एक प्रॉमिस मुझे दो कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो इस देश के खिलाफ हो। आप में से कितने हैं जो ये प्रॉमिस देंगे? बहुत बढ़िया, हम सब इस देश के बच्चे हैं, है ना? जो बड़े हो गए वो भी बच्चे हैं और याग्निक साहब के बच्चे हैं देश के लोग। तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। तभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है इसका भाव ये है, मैंने सिर्फ भाव और थोड़ा सा उस पर बात की है, और उसको समझते हुए हम काम करेंगे तो शायद कुछ अच्छा कर पाएंगे। यही भारत और भारत का समाज आपसे अपेक्षा रखता है। आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। Thank you very much, sir, for your precious and worthy work.